तो कल अपना चारों थ्योरम हो गए थे। उम्मीद करता हूँ सबको चारों थ्योरम अच्छे से याद होंगे। और उसमें से क्या है ना, आपके जो पहले दो थ्योरम है यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये तो आपको एक दो बार लिख के देखना ही चाहिए। हालांकि उसमें कहीं मुझे लगता नहीं है कि प्रूफ करते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम जानी चाहिए। बस एक पॉइंट है जहाँ आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे इंटरनल में आप सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और एक्सटर्नल में आप अपोजिट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वहीं पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज बाकी कैलकुलेशन पार्ट उसका सिंपल है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपकी 5.2 उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल जो आपको दिया है, फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू। जैसे मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करके क्या तैयार हो रही है, लाइन तैयार हो रही है। इस लाइन पी क्यू को एक पॉइंट आर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इसमें दोनों कंडीशन देखिए, पहले इसमें बोला गया है कि आपको इंटरनली फाइंड आउट करना है और सेकंड इसमें बोला गया है एक्सटर्नली फाइंड आउट करना है। तो पहली वाली केस देखते हैं कि पॉइंट पी क्यू को, तो P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर P लेते हैं, Q का पोजीशन वेक्टर वेक्टर Q ले लेते हैं, और वेक्टर P आपको ऑलरेडी देकर है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर R 2i माइनस j प्लस 3 के। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी अपने को देकर है, क्या दिया है, 2i माइनस j प्लस 3 के। तो ये P का पोजीशन वेक्टर हो गया यानी वेक्टर P 2i माइनस j प्लस 3 के। उसी तरीके से Q का पोजीशन वेक्टर देखे हैं वेक्टर Q माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k। समझा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। वो कह रही कि आपको नहीं, ये जो R पॉइंट है जो इस PQ को कैसे डिवाइड कर रहा है, पहली केस में इंटरनली किस रेशो में, 3:2। सो 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इस R पॉइंट का क्या बताना है अपने को, पोजीशन वेक्टर बताना है। तो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के सवाल इसमें आएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाते तो वेक्टर R इज इक्वल टू कितना होगा, 3 वेक्टर Q क्रॉस में जाने का 3 वेक्टर Q प्लस 2 वेक्टर P अपॉन 3 प्लस 2। सो वेक्टर R इक्वल्स टू 3 वेक्टर Q, देखो वेक्टर Q तो है अपने पास, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये कितना आएगा, माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k प्लस 2 वेक्टर P, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय कितना बना, 5। सो वेक्टर R इक्वल्स टू माइनस 15i प्लस 4i, तो माइनस 11i 6j माइनस 2j प्लस 4j माइनस 15k प्लस 6k माइनस 9k डिवाइडेड बाय 5। तो अगर मैं 5 को सबके साथ डिवाइड कर दूँ, माइनस 11 बाय 5 i आएगा प्लस 4 बाय 5 j आएगा और माइनस 9 बाय 5 k आ जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर मिल गया। अच्छा, अगर सवाल में ऐसा होता कि पॉइंट R के कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट बताओ, तो पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट तो बता सकते हैं ना। पोजीशन वेक्टर दिया तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस 11 बाय 5 4 बाय 5 माइनस 9 बाय 5। ये क्या मिल गया आपको, R के कोऑर्डिनेट। समझा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसी की सेकेंड केस में क्या बोला गया है कि पॉइंट R PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करा है, तो एक्सटर्नली डिवाइड करा तो फॉर्मूला यही रहेगा एज इट इज, सिर्फ प्लस के जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। सो 3 वेक्टर Q माइनस 2 वेक्टर P अपॉन 3 माइनस 2। सो वेक्टर R इज इक्वल टू, सो 3 वेक्टर Q कितना हो जाएगा, 3 वेक्टर Q माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k माइनस माइनस है तो आगे चीजें ब्रैकेट में लिखोगे। 2 वेक्टर P कितना हो जाएगा, 2 वेक्टर P 4i माइनस 2j प्लस 6k और डिवाइड में तो 1 आ जाएगा। समझा, सो वेक्टर R इज इक्वल टू, ये माइनस 15i माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 4i बन जाएगा, माइनस 15i माइनस 4i तो ये हो जाएगा माइनस 19i 6j माइनस माइनस प्लस 2j, तो 6j प्लस 2j तो ये 8j आएगा और माइनस 15k माइनस 6k तो माइनस 21k। तो ये पॉइंट R का क्या मिला आपको,
पोजीशन वेक्टर जब ये पॉइंट R PQ को कैसे डिवाइड कर रहा होगा, एक्सटर्नली। और अगर हमें किसी ने पूछ लिया कि R के कोऑर्डिनेट भी बता दो, तो कोऑर्डिनेट -19 8 -21, ये R के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझा? तो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ भी इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है क्या? लिखो। तो अगले साल तुम लोग कॉलेज जाओगे ना, फिर इसी टाइम पे। कॉलेज एक बढ़िया, मतलब एक बढ़िया एनवायरनमेंट है कॉलेज। तुमको सही बताओ क्या? हाँ नहीं, कॉलेज की बात मतलब मैं 12th की बात कर रहा हूँ, 12th के बाद की। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने मेरे कॉलेज लाइफ को जिया ही नहीं। सबसे बढ़िया लाइफ होती है कॉलेज लाइफ। मतलब तुम 4 साल तुम्हारे निकल जाएंगे ना, और जब तुम किसी जॉब वॉब में रहोगे तब तुमको लगेगा यार काश वो दिन वापस आ जाए, ऐसा लगेगा तुमको। और फिर रिग्रेट फील होगा। अभी भी ऐसा नहीं कि अभी भी हम लोग दोस्त लोग मिलते हैं, लेकिन वो मज़ा जो कॉलेज में आती है ना, वो अब ऐसे नहीं कर सकते। मतलब मिलो, फॉर्मेलिटी, खाना वाना खाओ, बातें करो, बस। बट वहाँ पे कैसा 4 साल तुम साथ में होते हो, दिन रात साथ में रहते हो, तो वो एक अलग ही मज़ा आता है। तो 4 साल जब तुम जाओगे ना कॉलेज में, तो एन्जॉय करना। अच्छा, एन्जॉय करने का मतलब आजकल के स्टूडेंट ने गलत वे में ले लेते हैं। एन्जॉय करने का मतलब उनको लगता है कि घूमो फिरो, ऐश करो, पैसा उड़ाओ, बस इसी को एंजॉय बोलते। नहीं, ये तो एक पार्ट है एंजॉय का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन वैसे काफ़ी सिंपल है, पढ़ के तुमको समझ में आ ही रहा होगा। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट M जॉइनिंग द पॉइंट L एंड N। L और N को ज्वाइन करके एक लाइन बना ली, और M क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, M का पोजीशन वेक्टर M। तो फॉर्मूला क्या कहता है, वेक्टर L प्लस वेक्टर N अपॉन 2। सो वेक्टर L क्या आएगा, वेक्टर L आ जाएगा आपका 7i माइनस 6j प्लस 12k प्लस वेक्टर N 5i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2। 7i प्लस 5i 12i माइनस 6j प्लस 4j माइनस 2j और 12k माइनस 2k 10k डिवाइडेड बाय 2। वेक्टर M 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना, 6i माइनस j प्लस 5k। क्या आ गया, M का पोजीशन वेक्टर। और अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 6 माइनस 1 एंड 5। तो काफ़ी सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, शायद हो सकता है कि ये आपको डिफिकल्ट लगे। ठीक, इफ द पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। इन्होंने बोला है कि ये पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है। देन फाइंड, पहला, द रेशियो इन विच द पॉइंट C डिवाइड द सेगमेंट AB। आपको पूछा गया है यहाँ पे कि जो C पॉइंट है वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। और सेकंड इसमें बोला गया वैल्यू ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। जहाँ पे भी रेशो फाइंड आउट करने की बात आए, जिस भी सवाल में रेशो फाइंड आउट करने की बात है, वहाँ रेशो हमेशा क्या कंसिडर करना है, k:1। रेशो हमेशा क्या कंसिडर करना है, k:1। और ये अज्यूम कर लेना है कि वो पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यही लेके आगे बढ़ने का। समझा? जैसे यहाँ पे A B C तीनों कोलिनियर है, A B C तीनों कोलिनियर है। हम लोग ऐसा मान लेंगे कि C पॉइंट A B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, k:1 के रेशो में। बात समझ में आ गई? जब भी किसी सवाल में रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, वहाँ रेशो हमेशा क्या अज्यूम करना है, k:1। और क्या अज्यूम ये भी करना है कि C पॉइंट A B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बस इतना कर लो। तो A के कोऑर्डिनेट तो पता है अपने को 3 0 P, B के कोऑर्डिनेट भी पता है -1 Q 3, और C के कोऑर्डिनेट भी दिए ही है -3 3 0। ठीक है ना। तो
अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट सी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k:1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर सी इक्वल्स टू k वेक्टर बी प्लस 1 वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए अपॉन k प्लस 1। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हमेशा क्रॉस में जाने का, k वेक्टर बी प्लस 1 वेक्टर ए अपॉन k प्लस 1। सो k इंटू वेक्टर बी बता सकते हो क्या, b के कोऑर्डिनेट पता है ना, -1 q3, तो अपन k इंटू वेक्टर बी क्या होगा, k को मल्टीप्लाई कर दो तो -ki प्लस qkj प्लस 3k। k कैसा आएगा, आ जाएगा क्या, प्लस 3k। अच्छा ये k में गड़बड़ हो रही होगी तो कुछ और ले लो, लगे तो k के जगह कुछ लैम्बडा ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा ये भी आएगा, यहाँ लैम्बडा आ जाएगा। हाँ हो सकता है ना, क्योंकि अपने यहाँ बहुत कलंतरी स्टूडेंट होते हैं, कोई भरोसा नहीं उनका। प्लस वेक्टर ए क्या आएगा, वेक्टर ए कितना आएगा, 3i प्लस पी के अपॉन में, बराबर है ना, पी के अपॉन में कितना आएगा, लैम्बडा प्लस 1। सो वेक्टर सी इक्वल्स टू, ये देखो माइनस लैम्बडा आई प्लस 3i, माइनस लैम्बडा आई प्लस 3i, यहां से i कॉमन, माइनस लैम्बडा आई और प्लस 3i में से i कॉमन, तो क्या बचा, माइनस लैम्बडा प्लस 3। समझा क्या, और ये क्या है, q लैम्बडा j, इधर तो j है ही नहीं तो q लैम्बडा j आएगा, प्लस इधर में क्या है 3 लैम्बडा k प्लस p k है, और अगर मैं k कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ से 3 लैम्बडा प्लस p k, और अपॉन में आ जाएगा लैम्बडा प्लस 1। अच्छा वेक्टर c तो बता ही सकते हैं ना अपन, क्योंकि c के कोऑर्डिनेट दिए तो वेक्टर c बता सकते हैं। वेक्टर c कितना आएगा, -3i प्लस 3j प्लस 0k, लिख लेते हैं वैसे 0k तो 0 ही होता है, और यहाँ लैम्बडा प्लस 1 में हर एक इसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ, लैम्बडा प्लस 1 पहले इधर डिवाइड होगा तो माइनस लैम्बडा प्लस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 i आ जाएगा, फिर यही लैम्बडा प्लस 1 इधर डिवाइड होगा तो q लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 j आएगा, ठीक है ना, और प्लस यही लैम्बडा प्लस 1 इधर डिवाइड होगा तो 3 लैम्बडा प्लस p अपॉन लैम्बडा प्लस 1 k आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब ये भी एक वेक्टर है और इस साइड में भी वेक्टर ही है, ये समझ में आता है कि ये वेक्टर है करके, देखो i j k ये एक वेक्टर है और इस साइड भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल है, दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब उनके कंपोनेंट सेम रहेंगे। जैसे यहाँ i का कंपोनेंट क्या है, माइनस लैम्बडा प्लस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ये इक्वल में रहेगा इधर वाले i के कंपोनेंट के, समझा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस लैम्बडा प्लस 3 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा इधर आया तो प्लस 3 लैम्बडा बनेगा, प्लस 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा तो 2 लैम्बडा, और ये उस साइड गया तो -6 हो गया, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, -3, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, -3। चलो अब आगे बात करते हैं। शुरुआत हमने क्या अज्यूम करके चली थी कि जो पॉइंट C है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, λ:1 के रेशो में। हमें ये बात नहीं पता है कि ये इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है करके, ये तो हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम किया, फॉर्मूला वगैरह लगाया और लैम्बडा की वैल्यू निकाली। अब लैम्बडा पे से हम लोग ये पता करेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था वो अजम्पशन करेक्ट है कि नहीं है। लैम्बडा की वैल्यू कैसे आई है, -3, अगर लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर लैम्बडा की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बात समझ में, लैम्बडा पे डिपेंड करेगा इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, नेगेटिव आई तो एक्सटर्नली, पॉजिटिव आई तो इंटरनली। लैम्बडा की वैल्यू कैसे आई है, नेगेटिव आई है, मतलब सी पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा होगा, एक्सटर्नली। सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन दी रेशो, किस रेशो में, अच्छा रेशो क्या लिया था अपन ने, रेशो क्या लिया था, λ:1 ना, तो लैम्बडा की वैल्यू तो मिल गई ना, तो रेशो कितना हो जाएगा,
कौन कौन -3:1 कौन है? रेशो कभी -3 निगेटिव में होता है क्या कभी रेशो? मतलब अगर एक इंसान खड़ा है, मतलब तुम ही खड़े हो और तुमको काट दिया गया 2:2, तो क्या निगेटिव में आएगा क्या? रेशो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा ना। समझा क्या? तो सर यहाँ पे तो लैम्बडा की वैल्यू -3 आई थी, तो फिर -3:1 क्यों नहीं? अरे ये निगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि आपने जो अज्यूम किया था वो अजम्पशन गलत है। हमने क्या अज्यूम किया था? इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये निगेटिव बता रहा है कि आपका अजम्पशन गलत है, इंटरनली नहीं एक्सटर्नली है। हाँ, अगर लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव होती तो फिर अपना अजम्पशन करेक्ट होता। समझा? बट रेशो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए 3:1। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये पहला पॉइंट अपना खत्म हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि पी और क्यू की वैल्यू भी बतानी है। तो पी और क्यू कहाँ होगा? इधर कहीं होगा। देखो के का कंपोनेंट क्या है? 3 लैम्बडा प्लस पी अपॉन लैम्बडा प्लस 1, और इधर में के का कंपोनेंट 0 है। इसको लेके जाते उधर में तो 0 हो जाएगा। 3 लैम्बडा प्लस पी इक्वल्स टू 0, तो पी इक्वल्स टू कितना? -3 लैम्बडा। पी इक्वल्स टू कितना? -3 लैम्बडा। -3 लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई थी? हाँ, अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर -3 ले कि 3 ले। लैम्बडा की वैल्यू -3 ही है, ये समझो। लैम्बडा की वैल्यू -3 ही है। माइनस आपको बता रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बट रेशो कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए अपन यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहे हैं। बट जब यहाँ वैल्यू यूज करेंगे तो अपन माइनस ही यूज करेंगे, तो कितना आएगा? 9। समझा क्या कुछ? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं क्यू की वैल्यू। तो यहाँ जे का कंपोनेंट क्या है? क्यू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1, और इधर में क्यू का कंपोनेंट कितना है? 3 है। लैम्बडा की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ -3 क्यू आएगा, और इधर में कितना आएगा? -3 प्लस 1 -2 को लेके गए उस साइड में -6, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्यू की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से आपको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो इस सवाल से हमने क्या सीखा कि जब भी रेशो फाइंड आउट करना होगा तो रेशो क्या अज्यूम करना है? k:1 या λ:1, और क्या अज्यूम करके चलना है कि वो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैलकुलेशन करो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले का यूज करके, और लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करो। लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव ये बताएगा, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। पॉजिटिव है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, निगेटिव है तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बट जब आप इधर पी और क्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लैम्बडा की वैल्यू यूज करोगे तो नेगेटिव वाली जो वैल्यू आके वही यूज करना है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव, जो भी लैम्बडा की वैल्यू आई है वही यूज करना है। समझा? चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में गलत, तो पोजीशन वेक्टर पी डॉट वी का मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 6 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी एंड वेक्टर ए -3 वेक्टर बी। कुछ नहीं, ये बस परेशान करने के लिए है। मतलब जनरली हम लोग पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या लेते हैं? वेक्टर ए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ना वो 6 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी है। होना ऐसा चाहिए था 6i प्लस 2j, ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट कुछ नहीं, उन्होंने कुछ है नहीं सवाल में दम, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए ऐसा कुछ सिचुएशन दे दी कि बच्चे डर जाए, और कुछ नहीं। तो तुम्हारे जैसे बच्चे डर भी जाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? 6 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। तो आप पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लगे तो फिलहाल ऐसे ही दिखा दो, वेक्टर ए, ठीक है ना। तो कितना है वेक्टर ए? 6a प्लस 2b। नहीं ऐसा मत करो, सवाल को चेंज मत कर दो, जो उन्होंने, उनकी भी तो इज्जत करना पड़ेगा ना थोड़ी सी। उन्होंने बोला है कि 6 वेक्टर ए प्लस, तो वही लेना है, बट आप ऐसा समझ के चलो कि 6i प्लस 2j जैसा कुछ है। और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर बी, वेक्टर ए -3 वेक्टर बी। अब आगे क्या बोला है कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:2, देन शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a - b। सवाल में थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इंफॉर्मेशन ये इनकम्प्लीट है इसमें कि यहाँ इन्होंने बोल तो दिया कि पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है ए बी को, और रेशो भी दिया है 3:2, बट ये नहीं पता कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है करके, ये नहीं पता ना, तो मान के चलते इंटरनल ही है, ठीक है ना। हालांकि देना चाहिए था यहाँ पे कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है करके। तो सी डिवाइड्स ए बी internally in the ratio 3:2,
इन द रेशियो 3:2। तो वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर सी इक्वल्स टू क्रॉस में जाना याद है क्या, 3:2 बोला ना, 3 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए अपॉन 3 + 2। ये समझा, समझ, अरे फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं इसमें, समझ में आ गया। सो वेक्टर सी इक्वल्स टू 3 वेक्टर बी, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 वेक्टर ए माइनस 9 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 वेक्टर ए प्लस 4 वेक्टर बी, डिवाइड में कितना आ जाएगा 5। तो वेक्टर सी आपको मिलेगा 3 वेक्टर ए प्लस 12 वेक्टर ए, कितना 15 वेक्टर ए, और माइनस 9 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर बी, तो ये -5 वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आ गया सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और यही अपने को शो करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक ये है कि यहाँ पे इन द रेशियो 3:2 इंटरनली लिखा होना चाहिए, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, इंटरनली लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म एंड पैरेललोग्राम। लोग क्या करना चाहते हैं कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है मतलब कितनी साइड होंगी, 4 साइड होंगे, उनके जब मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, बट एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट, तो समझाने के लिए ऐसा कोई है तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल फिलहाल के लिए ले लेते हैं, लेट्स से ऐसा कोई एक आधी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट होंगे, तो ये P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, Q बी सी का मिड पॉइंट है, R जो है डी सी का मिड पॉइंट है, और S ले लेते हैं ए डी का मिड पॉइंट, ठीक है ना। P Q R S क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि जब आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, बट उन्होंने ये भी बोला है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये जो साइड है ए बी, इस साइड ए बी का मिड पॉइंट क्या है P, तो ये आपको ज्वाइन करना है एडजेसेंट साइड के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि अपोजिट वाले के साथ, एडजेसेंट मतलब ये जाके Q के साथ ज्वाइन होगा और ये जाके S के साथ ज्वाइन होगा, वैसे ही फिर Q भी एडजेसेंट साइड मतलब इधर R के साथ ज्वाइन होगा और ये इधर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ये जो बन रहा है, ये जो ज्योमेट्री बनी, आपको ये शो करना है कि ये ज्योमेट्री क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम कैसे शो करेंगे, पैरेललोग्राम शो करने का तरीका क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल दिखा देते हैं। अगर अपन अपोजिट साइड को पैरेलल शो कर लेते हैं मतलब वो पैरेललोग्राम है। तो अब ये सब कैसे करेंगे, तो पहले तो हम लोग बोल देते कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी, और डी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर डी, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर और वेक्टर एस, ठीक है ना। इस तरीके से सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने शो कर दिए। हालांकि आपको लिखना है प्रॉपर थ्योरी में कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर और वेक्टर एस, इस तरीके से आप थ्योरी में लिख लोगे। देन P क्या है, मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता होगा सबको, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, वेक्टर P इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाय 2। वैसे Q भी मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो वेक्टर Q आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाय 2। R is midpoint of DC, तो वेक्टर R हो जाएगा आपका वेक्टर D प्लस वेक्टर C बाई 2। और S मिड पॉइंट है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD या DA लिख लो, कोई फर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर S इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2, ठीक है। तो सभी के अपने
वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर R और वेक्टर S पोजीशन वेक्टर पता कर ली। अब क्या शो करना है अपने को कि जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल दिखानी है। जैसे PQ पैरेलल दिखाना है मुझे किसको, SR को, PQ पैरेलल होना चाहिए SR को। तो वेक्टर PQ पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, तो वेक्टर PQ कैसे निकालेंगे, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P से, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। वेक्टर Q क्या है आपके पास, B प्लस C बाई 2 माइनस वेक्टर P क्या है, A प्लस B बाई 2, बेस से मैं यहाँ, और न्यूमरेटर की हो जाएगी एडिशन, तो B प्लस C माइनस A माइनस B, तो प्लस B और माइनस B कैंसिल, तो ये क्या बचा, C माइनस A, क्या बचा, C माइनस A। ये वेक्टर PQ मिल गया आपको। अब वेक्टर SR निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वेक्टर SR। तो वेक्टर SR कैसे निकालेंगे, वेक्टर R माइनस वेक्टर S। तो वेक्टर R क्या है आपके पास, वेक्टर R है D प्लस C बाई 2 माइनस वेक्टर S क्या है, A प्लस D बाई 2, बेस सेम है, न्यूमरेटर में एडिशन हो जाएगी, तो D प्लस C माइनस से माइनस D प्लस D माइनस D कैंसिल, तो ये क्या बचा, C माइनस A। ये आपको वेक्टर SR मिल गया। तो वेक्टर SR देखो, वेक्टर SR आपको क्या मिला है, वेक्टर SR मिला आपको C माइनस A बाई 2, और वेक्टर PQ क्या मिला है, C माइनस A बाई 2। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर PQ और वेक्टर SR ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर होने का मतलब कि उनकी लेंथ सेम होगी और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, मतलब वो पैरेलल वेक्टर है, समझा क्या। तो PQ and SR are parallel to each other, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब ये रह गया आपका PS और QR शो करने का। PS कैसे निकालेंगे, वेक्टर PS, वेक्टर S माइनस वेक्टर P, वेक्टर S A प्लस D बाई 2 माइनस वेक्टर P A प्लस B बाई 2, बेस से मैं एक बार लिख लेते हैं, न्यूमरेटर की हो जाएगी एडिशन, ये होगा A प्लस D माइनस A माइनस B, तो D माइनस B, ये वेक्टर PS मिल गया। ओके, सो अब वेक्टर QR निकालते हैं। सो वेक्टर QR कैसे फाइंड आउट करोगे आप, वेक्टर R माइनस वेक्टर Q, वेक्टर R कितना आया था, D प्लस C बाई 2 माइनस वेक्टर Q, वेक्टर Q क्या आया था आपके पास, B प्लस C बाई 2, बेस से मैं एक बार लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में हो जाएगी एडिशन, तो D प्लस C माइनस B माइनस C, तो प्लस C और माइनस C कैंसिल, ये कितना मिला आपको, D माइनस B, ये आपका वेक्टर QR आ गया। वेक्टर PS देखो, वेक्टर PS क्या है, D माइनस B बाई 2 है, और वेक्टर QR क्या है, D माइनस B बाई 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर PS और वेक्टर QR ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर होने का मतलब इनकी लेंथ सेम होगी और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, समझ में आ गया। तो हमने ये बात शो कर दी ना कि अपोजिट साइड की लेंथ और डायरेक्शन सेम है, समझा क्या। यहाँ पे भी हमने क्या शो कर दिया कि PQ और SR इक्वल है, इक्वल है मतलब लेंथ भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। यहाँ पे हमने शो कर दिया कि PS और QR ये भी इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है मतलब डायरेक्शन और लेंथ भी सेम होगी। तो पैरेललोग्राम में होता क्या है, जो अपोजिट साइड होती है उनकी डायरेक्शन और उनकी लेंथ सेम होती है, हालांकि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, तब हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि अपोजिट साइड की लेंथ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया इक्वल, समझा क्या। तो वेक्टर PS एंड वेक्टर QR आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कैसे पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से अब हम बोल सकते हैं कि PQRS, PQRS ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। समझ में आई बात सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 6 को फिलहाल हम स्किप करेंगे, ये कंप्लीट होने देंगे एक्सरसाइज को और फिर एट द एंड लेंगे उस सवाल को। सवाल थोड़ा सा लेंदी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक्सरसाइज का स्टार्टिंग में तुमको एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस करने को मिले, ठीक है।
वैसे इजी क्वेश्चन भी तुमसे कुछ ऐसे खास बनते नहीं है, बट फिर भी कि वो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6, इस वजह से मैं उसको एट द एंड ले लूँगा। तो इस क्वेश्चन में और आपके इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। वहाँ पे हमने क्या बोला था कि एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जो ज्योमेट्री तैयार होगी वो पैरेललोग्राम है। यहाँ पे लगभग वैसा ही कुछ सवाल है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप प्रूव दैट अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी यही प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलैटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। बट उस केस में हम लोग क्या करते थे, जो क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है उसमें मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रिलैटरल तभी पैरेललोग्राम होगा जब उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। समझ में आया क्या? मतलब आपको पहले तो ये शो करना है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये शो करना है। या फिर इसका अप्रोच ये होना चाहिए कि हम लोग मान के चलते कि क्वाड्रिलैटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो क्या बोला गया आपको कि क्वाड्रिलैटरल तभी पैरेललोग्राम हो सकता है जब उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो अप्रोच क्या होगा हमारा कि हम लोग उस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम मान लेंगे कि वो एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये मानने के बाद उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर गए, इसका मतलब जो हमने माना है, जो हमने अज्यूम किया है, वो अज्यूम्पशन हमारा करेक्ट है। बात समझ में आ रही है क्या? तो पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि जिस क्वाड्रिलैटरल की बात हो रही है वो क्वाड्रिलैटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो मान के चलते कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, क्वाड्रिलैटरल ABCD is a parallelogram। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब जैसे आपने बोला पैरेललोग्राम है तो इससे एक बात क्लियर हो जाएगी कि अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है, सो डायगोनल ना, ये AC एक डायगोनल है और BD सेकेंड डायगोनल है। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे हमने बोल दिया तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेक्टर AB और वेक्टर DC ये इक्वल होंगे, एंड वेक्टर AD और वेक्टर BC इक्वल होंगे, क्योंकि हमने बोला है ना पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में मतलब अपोजिट साइड उसकी इक्वल वेक्टर होगी, इक्वल होगा। तो यहाँ से अब हम लोग एक काम करते हैं ना, ये AB इज इक्वल टू DC है, तो AB को अपन क्या लिख सकते हैं, B माइनस A लिख सकते हैं, और DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C माइनस D। और अब ध्यान से देखो एडजस्टमेंट में क्या करो, ये B माइनस D को इधर लेके आ गया तो प्लस D, और ये C माइनस A को इधर लेके आते प्लस A, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो B प्लस D बाई 2 और C प्लस A बाई 2। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले की याद दिलाएगा, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि एक साइड है AB, एक साइड AB है और एक कोई पॉइंट P है जो इसका मिड पॉइंट है, तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। तो ये आपको क्या बता रहा है कि BD का मिड पॉइंट, BD यानी कौन है, ये डायगोनल, तो ये आपको बता रहा है कि ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो BD का मिड पॉइंट है। जैसे अगर मैं ये बोल दूं सिर्फ वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2, तो ये आपको क्या याद दिलाएगा कि AB का कोई मिड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, A प्लस B बाई 2। समझा? तो यहाँ से इसको देख के आपको क्या याद आना चाहिए कि BD का कोई मिड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, और इसको देख के भी क्या याद आना चाहिए कि AC का कोई मिड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये आ रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? बट ये दोनों तो सेम ही है, मतलब BD का जो मिड पॉइंट है और AC का जो मिड पॉइंट है ये सेम है। नहीं गई बात दिमाग में? फिर से समझो, ये आपको क्या याद दिलाता है कि BD को कोई एक पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। ये आपको क्या याद दिला रहा है कि AC का कोई मिड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। बट ये दोनों तो इक्वल है, मतलब जिस BD का जो पॉइंट मिड पॉइंट है वही पॉइंट AC का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। समझा क्या?
तो अपन उस पॉइंट को नाम दे देते, कोई नाम दे दे, लेट्स से P, ठीक है। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। P क्या है? AC और BD का मिड पॉइंट। ये P का पोजीशन वेक्टर क्या है? P का पोजीशन वेक्टर आप वेक्टर B प्लस वेक्टर D बाई 2 भी बोल सकते हो, या P का पोजीशन वेक्टर आप वेक्टर C प्लस वेक्टर A बाई 2 भी बोल सकते हो। समझा? तो शो तो यही करना था ना अपने को, कि जो क्वाड्रिलैटरल है वो तभी पैरेललोग्राम होगा जब उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे मतलब एक P पॉइंट, जैसे ये देखो, ये AC और BD बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कैसे? क्योंकि P जो है AC का भी मिड पॉइंट है और P जो है BD का भी मिड पॉइंट है, मतलब ये बाइसेक्ट ही तो कर रहे हैं ना। नहीं गई बात दिमाग में? ये हमने शो कर दिया कि देखो P पॉइंट ना AC का मिड पॉइंट है और P पॉइंट ही BD का भी मिड पॉइंट है। समझा? तो फिर तो ये भी शो हो जाएगा कि हाँ AC और BD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर डायगोनल AC and BD are bisect each other। समझा? अरे समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ट्राई करो, कोशिश करके देखो, नहीं आया तो अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है। और वेक्टर में ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, इसमें आपको तकलीफ जाएगी। जैसे अभी 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने हो गए, 1 महीना भी आपको होमवर्क दिया है, ऐसे जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं इसमें आपको प्रॉब्लम जाएगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देखो पिछले 10 साल के, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ, जैसे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे इसके पहले हमने 2 सवाल जो किए उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। और मैं आपको कुछ 8-10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर के, जिसमें से एक सवाल हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर आप 8 से 10 बताते हो और 1 पूछते हैं, तो रेशो तो इतना रहेगा ही ना। अब तुम बोलोगे कि सर 2 ही बताओ और उसमें से 1 पूछना चाहिए, तो मैं खुद तो पेपर सेट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो एक अंदाज़ा होता है। अब अंदाज़ा 2 चीज़ों के बीच में नहीं लगा सकते अपन, 5-6 सवाल के बीच में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक आने के चांसेस है, ठीक है। नंबर 9 पे आते हैं, इफ 2 ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर A and B and the centroid of triangle is -1 2 1, then find coordinate of the third vertex। सेंट्रोइड का क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला देखा है, जिसमें इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, सेंट्रोइड, मिड पॉइंट, ये सब डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने नहीं किया होगा तो कर लेना। देखो बैकलॉग तुम्हारे यही रीज़न की वजह से ही बढ़ता है। हाँ, बहुत से बच्चे मेरे को हमेशा बोलते हैं सर बैकलॉग कैसे क्लियर करें। तो बैकलॉग क्लियर करने के मेरे हिसाब से 2 ही तरीके हैं। एक तो आप डबल पढ़ाई करना चालू करो, मतलब अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे पढ़ना चालू करो। 4 घंटे जो रेगुलर है वो और 4 घंटे जो बैकलॉग है वो, बट ये सबसे मुश्किल तरीका है, ठीक है ना। 4 घंटे बड़े मुश्किल से होते हैं, 8 घंटे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका बैकलॉग क्लियर करने का ये है कि आप पढ़ना चालू रखो, मतलब जो करंटली आप पढ़ रहे हो ये पढ़ते रहो, बट पढ़ते पढ़ते अगर पिछला कोई टॉपिक आ गया तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। मतलब आपके लिए तो बैकलॉग है, लेकिन उसको देख लो ना 10-15 मिनट, थोड़ा सा 10-15 मिनट तो एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं ना अपन। तो वो 10-15 मिनट निकाल के पिछला वाला जिसकी ज़रूरत अपने को यहाँ है वो देख लो। इस हिसाब से भी आपका बैकलॉग क्लियर होते जाएगा। बैकलॉग क्लियर करने का ये मतलब नहीं कि जो आज पढ़ रहे हो उसको छोड़ो, पहले पुराना पढ़ लो। तो पुराना पढ़ोगे तो आज का फिर बैकलॉग में चले जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करना कि सर हमको तो हमारा बैकलॉग कंप्लीट करना है। जैसे तुम लोग सर बुक कंप्लीट करनी है, तो बुक कंप्लीट करने के नाम पे आज जो कंप्लीट करना है वो छोड़ ही देते हो, तो ये गलत तरीका है एकदम। बैकलॉग तुम्हारे वजह से हुआ है तो उसको भी क्लियर तुम ही करोगे। तो तरीके 2 है, या तो डबल पढ़ना चालू करो, जब तक बैकलॉग खत्म नहीं होता तब तक डबल पढ़ना जारी रखो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते रहो, टाइम के साथ वो बैकलॉग टॉपिक के साथ क्लियर करते जाओ। जैसे अगर किसी ने सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा तो अभी ये क्वेश्चन उससे बनेगा ही नहीं, तो एक बार
सेक्शन फॉर्मूला क्या है देख लो, बात समझ में आ रही है क्या? वो बैकलॉग का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, सवाल भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, जिसमें A के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 3, 1, 4, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं -4, 5, -3 और C के कोऑर्डिनेट दिए नहीं है। C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मान लेते C के कोऑर्डिनेट है x, y, z और आपको सेंट्रॉइड दिया है, सेंट्रॉइड -1, 2, 1। उम्मीद करता हूँ इन सबके पोजीशन वेक्टर तो बताते आता होगा आपको। A के पोजीशन वेक्टर 3i + j, ठीक है। वेक्टर B आ जाएगा -5i + 5j -3k, -4i + 5j -3k। वेक्टर C आ जाएगा आपका xi + yj + zk और वेक्टर G आ जाएगा आपका -i + 2j + k। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या कहता है? वेक्टर G = वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C / 2/3। तो चेक कर रहा था तुमको आता है कि नहीं, ठीक है ना, /3। मुझे तो आता ही होगा ना, मैंने जानबूझ के गलत लिखा। तुम भी हाँ ना बोल दो, हाँ 2। हाँ तो 3 डिवाइड में है, इसको शिफ्ट कर ले तो 3 वेक्टर G आ जाएगा = वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C। तो 3 वेक्टर G कितना आएगा? 3 टाइम्स वेक्टर G -3i + 6j + 3k। ओके, देन इधर A + B + C, पहले A और B को ऐड कर लेते हैं। 3i - 4i -i, j + 5j 6j और 4k - 3k + k और प्लस C को रहने देते फिलहाल वैसे ही। तो -i इधर आया तो +i बनेगा, -3i + i -2i, ये इस साइड ये तो हट गया और ये इधर आया तो 2k = कितना आ गया? वेक्टर C। वेक्टर C आपको मिल गया -2i + 2k। तो वेक्टर C मिल गया तो C के कोऑर्डिनेट तो बता ही सकते हैं आप, -2, 0, 2। तो ये अपने को फाइंड आउट करना था ना, C के कोऑर्डिनेट निकालना था ना, समझा? सो लिखो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 कह दिया है D and E डिवाइड्स BC and CA ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले तो एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपका ABC, ABC ट्रायंगल है। D क्या कर रहा है? BC को डिवाइड कर रहा है, BC, BC D डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो यहाँ पे मान लो कहीं तो भी D पॉइंट होगा और ये रेशो होगा 2:3 का। देन E डिवाइड कर रहा है CA, मतलब CA डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, फिर CA किस रेशो में? उसी सेम रेशो में 2:3। तो यहाँ मान लो कहीं तो भी E पॉइंट होगा और ये रेशो होगा 2:3। जो जो चीज़ें दी है उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बना रहे। D and E डिवाइड्स BC and CA ऑफ ट्रायंगल ABC इन द रेशो 2:3। तो वही किया अपन ने। BC को कौन डिवाइड कर रहा है? D किस रेशो में? 2:3। CA को डिवाइड कर रहा है E 2:3 के रेशो में। आगे क्या बोला? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। AD और BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, जैसे ये AD हो गया और ये हो गया आपका BE, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आपको इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या बताना है? पोजीशन वेक्टर बताना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE एंड द रेशो इन विच पॉइंट डिवाइड AD एंड BE। और ये रेशो भी बताना है कि ये पॉइंट P पॉइंट जो है AD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है और BE को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के दो साइड को D और E क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में? 2:3 के रेशो में। और AD और BE आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से वो पॉइंट P होगा, तो आपको ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। और साथ ही साथ इस P पॉइंट ने BE को किस रेशो में डिवाइड किया है और AD को किस रेशो में डिवाइड किया, ये रेशो भी बताना है। समझ में आ गया? इसके दो अप्रोच है। एक अप्रोच काफ़ी डिफिकल्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा नोट्स में, बट आप उसको बिल्कुल फॉलो मत करो।
करके देख लो, लगे तो आप बोलोगे कि ठीक है छोड़ ही देना बेटर रहेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में हमने कोशिश की थी, उस बैच में हमने कोशिश की थी, बट वो कोशिश नाकाम रही वहाँ पे, तो इसलिए फिर हमने सेकंड अप्रोच को ही ज़्यादा यूज़फुल समझा। ईजी है, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है समझने में। तो जो जो चीज़ें हैं पहले तो उससे अपन जो डाटा लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं। जैसे डी क्या कर रहा है, BC को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 के रेशो में। तो वेक्टर डी अपन बता सकते हैं फिर 2 वेक्टर C प्लस 3 वेक्टर B अपॉन 2 + 3 5। E डिवाइड कर रहा है CA को किस रेशो में, 2:2। तो वेक्टर E इज इक्वल टू आ जाएगा 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर C अपॉन में आ जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा। ये समझा? हाँ, आपको क्या चाहिए, AD और BE चाहिए ना। आपको एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, या फिर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है जो AD और BE को इंटरसेक्ट कर रहा है, AD और BE को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप सोचो कि अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आपके पास AD है, ये आपके पास AD है और ये P पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, P का पोजीशन वेक्टर बताना अपने को, वेक्टर P। तो वेक्टर P जो है वो किसके फॉर्म में आएगा, A और D के फॉर्म में आएगा ना। अरे नहीं समझा क्या, P किसके फॉर्म में आएगा, P का पोजीशन वेक्टर A और D के फॉर्म में आना चाहिए। तो A और D के फॉर्म में आना चाहिए। उसी तरीके से P BE को भी डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में कर रहा है वो नहीं पता। तो P का पोजीशन वेक्टर किसके फॉर्म में आना चाहिए, B और E के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब अपने को एक ऐसा कुछ टर्म बनानी है जो A और D के फॉर्म में रहे और B और E के फॉर्म में रहे। तो देखो शुरुआत कैसे करेंगे, इस 5 को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 वेक्टर D इज इक्वल टू आएगा 2 वेक्टर C प्लस 3 वेक्टर B। और यहां से मैं इस 5 को इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5 वेक्टर E इक्वल्स टू आ जाएगा 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर C। ठीक है। अच्छा, दोनों में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको C दिख रहा है दोनों जगह पे, यहाँ DBC है, यहाँ EAC है, दोनों जगह पे C कॉमन दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, 3 को इधर लेके जाती है, 3B को, ये हो जाएगा 5 वेक्टर D माइनस 3 वेक्टर B इज इक्वल्स टू 2 वेक्टर C। यहाँ से मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, तो 5 वेक्टर E माइनस 2 वेक्टर A इज इक्वल्स टू 3 वेक्टर C हो जाएगा। अच्छा, इस साइड में 2 वेक्टर C है, इस साइड में 3 वेक्टर C है, मुझे दोनों को सेम बनाना है, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 वेक्टर D माइनस 9 वेक्टर B इज इक्वल्स टू 6 वेक्टर C। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के रखते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, 10 वेक्टर E माइनस 4 वेक्टर A इज इक्वल्स टू 6 वेक्टर C। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। हाँ, यहाँ तक समझा? ठीक। तो ये 6 वेक्टर C और ये भी 6 वेक्टर C, मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगे। तो 15 वेक्टर D माइनस 9 वेक्टर B ये इक्वल में आएंगे किसके, 10 वेक्टर E माइनस 4 वेक्टर A के। अच्छा, यहाँ P पॉइंट AD को डिवाइड कर रहा है, तो जो बनना चाहिए वो A और D के फॉर्म में बनना चाहिए, और P इधर BE को डिवाइड कर रहा है, तो जो भी इक्वेशन बनेगा वो B और E के फॉर्म में बनना चाहिए, A और D के फॉर्म में बनना चाहिए। तो ये काम करते हैं, 15 वेक्टर D है, इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो प्लस 4 वेक्टर A आएगा, और ये 10 वेक्टर E है, इसको इधर लेके आता तो प्लस 9 वेक्टर B आ जाएगा। समझा क्या कुछ? तो यहाँ देखो, ये 15 वेक्टर D प्लस 4 वेक्टर A है, और ये 10 वेक्टर E प्लस 9 वेक्टर B है। और अगर आप इनके नंबरों का सम करके देखोगे ना तो सेम ही बन रहा है। देखो, 15 प्लस 4 19, 10 प्लस 9 19 बन रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ 19 से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों को 19 से डिवाइड किया, बट यहाँ जो 19 लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ मैं 15 प्लस 4 इस तरीके से, और इधर जो 19 लिखने वाला हूँ उसे लिखेंगे अपन 10 प्लस 9 के जैसे। अभी ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे वो फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। अब इसको देख के आपको क्या चीज़ें क्लिक होती है, जैसे आपको फॉर्मूले को देख के
ये वाला फॉर्मूला जब अपन देखते थे, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n, जब ऐसा लिखते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि एक p पॉइंट है या फिर r पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था r, जो ab को, ध्यान से देखना, ab को r पॉइंट डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m/n। तो अगर ये दिखाई दे रहा है तो हमें ये फॉर्मूला याद आता है, या फिर अगर ये फॉर्मूला है तो हमें कुछ ऐसी सिचुएशन याद आती है। तो अब इसको ध्यान से देखो, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि कोई पॉइंट है जो किसको डिवाइड कर रहा है, इसको देख के AD को डिवाइड कर रहा है। D नहीं बोलोगे आप, AD, क्योंकि देखो BA है ना, तो आप क्या बोलते हो, AB को डिवाइड कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है तो B और A पहले आ रहा है, पहले B आ रहा है फिर A आ रहा है। तो यहाँ पहले कौन आया, D, फिर कौन आया, A, मतलब जो पॉइंट है वो किसको डिवाइड कर रहा है, AD को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में, 15:4 के रेशो में। समझा क्या बोलना चाहते हैं इसको देख के अपन, कि एक पॉइंट है जो AD को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 15:4। और ये डायग्राम को देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि AD को कौन डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है। उसी तरीके से इसको देख के भी आपको क्या याद आता है, BE को कोई डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 10:9। और डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि BE को कौन डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है, ये दोनों सेम है, मतलब इसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वही पॉइंट इससे भी डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों चीजें सेम है ना। मतलब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि लेट P डिवाइड AD इंटरनली। अच्छा, इंटरनली बोल सकते हैं क्या, इंटरनली बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, प्लस दिख रहा है। तो P डिवाइड AD इंटरनली इन द रेशो किस रेशो में, 15:4 के रेशो में। एंड वही P BE को भी डिवाइड कर रहा है, एंड P डिवाइड BE इंटरनली, P डिवाइड BE इंटरनली इन द रेशो 10:9। समझा। तो ये अप्रोच थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ना आपका, ये एडजस्टमेंट आपको करते आनी चाहिए, जिसको ये एडजस्टमेंट करते आएगी। अब मैंने ये सवाल पहले 1-2 बार सॉल्व करके देखा, इसलिए मुझे पता था कि क्या करना है करके। अब आप लोगों के लिए नया सवाल है, अब तो आपने भी देख लिया ना, तो अब ये सवाल अगर आता है या इसके जैसे सवाल आता है तो आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए। क्या सोचा हमने यहाँ पे, हमने जब इसको बनाया था वेक्टर D इज इक्वल टू 2 वेक्टर C प्लस 3 वेक्टर B अपॉन 5, और ये जो दूसरा लिखा था वेक्टर E इज इक्वल टू 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर C अपॉन 5, इन दोनों में बस C ही कॉमन था और कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लो दोनों में क्या कॉमन है, C। तो हमने कोशिश की C बनाने की, तो यहाँ से हमने C बनाया तो 6 वेक्टर C मिला, और इसको सेकंड वाले को भी चेंज करके यहाँ पे भी 6 वेक्टर C बनाया। इससे फायदा क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी इक्वल आ गए। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो हमें बैक ऑफ द माइंड तो हमें पता ही था कि हमको लाना क्या था करके, A और D लाना था और इधर से B और E लाना था। तो यहाँ 15D और -4A को इधर लेके आ गया तो A और D बन गया और इधर B और E बन गया। अब ऐसा नहीं है कि ये फटाक के साथ आने वाला सवाल भी नहीं। अब ये देखने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को क्लिक ही नहीं होता है कि यार कोएफिशिएंट सेम तो दिख रहे हैं, इनका सम, ये देखो 15 + 4 19, 10 + 9 19, इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 19 से डिवाइड किया। ये देखो 19 से डिवाइड ही किया है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। यहाँ 15 + 4 लिखा है और यहाँ पे 10 + 9 लिखा है। ऐसे क्यों लिखा समझा क्या, क्योंकि हम एग्जैक्टली ये बनाना चाहते थे, ये फॉर्मूला, ताकि इस फॉर्मूले को देख के अपन कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। तो इसलिए हमने इधर 15 + 4 और इधर 10 + 9 लिखा। इसको देख के हम बोल सकते थे यार कोई एक पॉइंट है जो किसको डिवाइड कर रहा है, AD को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, 15:9। और इसको देख के हम बोल सकते हैं कि कोई एक पॉइंट है जो BE को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, 10:9। और वो दोनों पॉइंट सेम ही है। डायग्राम में भी हमें यही दिख रहा है कि AD को डिवाइड करने वाला और BE को डिवाइड करने वाला पॉइंट सेम है। समझा क्या। तो इसी के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आप उसको ट्राई करके देखो।
टेट्राहेड्रॉन, हमने भी 4 ही थ्योरम देखे थे, इंटरनल, एक्सटर्नल, सेंट्रॉइड और मिड पॉइंट। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल देखा था हम लोगों ने, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन नहीं देखा। तो देख लो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, कैसे दिखाई देता है। ये बेसिकली एक टेंट के जैसा होता है, जिसके जो शेप है वो एक ट्रायंगल शेप में होते हैं। जैसा अगर अपन ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, टेट्रा मतलब कभी वो देखा क्या आप लोगों ने, वो जो नहीं पतंग नहीं है ये, पतंग तुमको पतंग कहाँ से दिख रही है? पतंग दिख रही है क्या? ठीक है। अच्छा वो टेंट वगैरह देखेगा, टेंट के जैसा ही है। अगर आप इस तरीके से देखो ना, इधर से ये पतंग दिख रही है। अरे पतंग जो है वो 2D होती है ना। ये है आपका टेट्राहेड्रॉन, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। टेट्राहेड्रॉन के कितने वर्टेक्स रहेंगे? 4 वर्टेक्स। देखो 1 2 3 4। ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। जैसे ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होता है, वैसे इसका भी सेंट्रॉइड होता है। इसका सेंट्रॉइड मान लो कि यहाँ कहीं होगा, ये सेंट्रॉइड, इसके सेंट्रॉइड को G से दिखाते हैं। तो वेक्टर G इज इक्वल टू, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता था? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाई 3। वहाँ 3 वर्टेक्स होते थे, इस वजह से यहाँ 4 वर्टेक्स है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा वेक्टर O प्लस वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 4 रहेगा ध्यान में। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3। सेंट्रॉइड का टेट्राहेड्रॉन के लिए, अगर अब यहाँ पे OABC है, अगर ABCD होता तो A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4। समझ में आई बात सबको? ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? इफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑफ OABC इज, अच्छा सेंट्रॉइड दिया है यहाँ पे, मतलब ये सेंट्रॉइड है 1 2 -1, यानी यहाँ से अपन वेक्टर G बता सकते हैं। वेक्टर G कितना आएगा? I प्लस 2J माइनस K। देन A पॉइंट दिया है, मतलब एक वर्टेक्स देकर है A 2 3, तो यहाँ से वेक्टर A बता सकते हैं। वेक्टर A कितना आएगा? वेक्टर A AI प्लस 2J प्लस 3K। ओके, B पॉइंट है 1 B 2, तो वेक्टर B यहाँ से भी बता सकते हैं I प्लस BJ प्लस 2K। और C पॉइंट भी दिया है, C पॉइंट दिया है 2 1 C, तो यहाँ से वेक्टर C बता सकते हैं 2I प्लस J प्लस CK। ये सब कुछ मिल गया। ठीक है, क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट। कोई एक P पॉइंट होगा, रैंडमली कोई एक P पॉइंट है A B C। आपको इस P पॉइंट का क्या बताना है? डिस्टेंस। कहाँ से? ओरिजिन से। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो पता ही है ना, 0 0 0 होते हैं करके। समझा क्या? बस P के कोऑर्डिनेट पता करते हैं। P के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको ABC की वैल्यू पता करना है। ABC पता कर गया, P के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो O से P का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये ABC फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है। तो अपन क्या करते हैं ना, सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फॉर टेट्राहेड्रॉन। तो फॉर्मूला क्या कहता है? वेक्टर G इज इक्वल टू वेक्टर O प्लस वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाय 4। वेक्टर G I प्लस 2J माइनस K इज इक्वल टू, अच्छा इन सबको ऐड डायरेक्ट करते हैं। ऐड करो बरा, ये तो इसको छोड़ ही दो। AI प्लस I प्लस 2I, AI प्लस I प्लस 2I, तो AI प्लस 3I, जिसमें से I कॉमन निकला तो A प्लस 3I। हाँ, फिर इधर में 2J प्लस BJ प्लस J, तो ये बनेगा 3J प्लस BJ, जिसमें से J कॉमन, तो 3 प्लस BJ। और 3K प्लस 2K 5K प्लस CK, तो 5 प्लस CK।
डिवाइडेड बाय 4। उम्मीद कर रहा हूँ कि उन बच्चों के दिमाग में जा रहा होगा जिनको कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है। ये समझा क्या? हाँ, डायरेक्ट कैसे लिखा समझा? पक्का बोलो, ये समझा क्या सबको कैसे लिखा है कैलकुलेशन? पक्का। अब क्या करते हैं अपन, 4 को शिफ्ट कर दे, तो 4 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 4i प्लस 8j माइनस 4k, और ये इक्वल में है a प्लस 3i प्लस 3 प्लस bj प्लस 5 प्लस ck। तो दोनों वेक्टर इक्वल है, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है। इक्वेट कर लेते, i का कंपोनेंट a प्लस 3, i का कंपोनेंट 4, तो a प्लस 3 इक्वल्स टू 4, a प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू 1। अब तुमने बोला ना समझा करके, तो अब मैं ओरली कैलकुलेशन करवाऊंगा। 3 प्लस b की वैल्यू 8, 3 प्लस b की वैल्यू 8, तो b की वैल्यू देख के तो नहीं बता रहे ना? हाँ, 5 प्लस c की वैल्यू -4 है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी? -9। कितनी आएगी? -9। चलो ABC पता चल गया, ABC पता चल गया मतलब P के कोऑर्डिनेट पता चल गए, 1 5 -9। तो अपने को डिस्टेंस निकालना है OP, डिस्टेंस फॉर्मूला 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर 25 आएगा, -9 माइनस 0 का होल स्क्वायर 81 आएगा। कितना बन रहा है ये? 10। समझा? वैसे इसमें कुछ था नहीं, मतलब अगर आपको सेंट्रोइड पता है टेट्राहेड्रॉन का, तो क्वेश्चन में वैसा कुछ दम नहीं है। टेट्राहेड्रॉन कुछ ऐसा होता है, नहीं तो कभी टेंट देख लेना। टेंट अगर आप देखोगे ना, अब आजकल नए टेंट भी बहुत टाइप के आ रहे हैं, बट जो जनरल टेंट होते हैं वो ऐसे कुछ, आप इसको ऐसे देखो ना, ये इधर का ये अब दिख रहा है क्या? इधर से देखो, इधर से पिरामिड भी बोल सकते हो। हाँ, पिरामिड। हाँ,